स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा अबाउट द एरर एंड एक्यूरेसी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस किया था और मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस हमने किया था। सो उसके बाद हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एरर एंड एक्यूरेसी, और इसके साथ साथ हम एरर परसेंटेज या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का भी तरीका हम देखेंगे। इसी के साथ जो ये हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक होगा, और चैप्टर नंबर 2 को फिर हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एरर एंड एक्यूरेसी। एरर्स को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह समझते हैं। एरर का मतलब होता है कोई मिस्टेक, ठीक है, कोई डिफेक्ट, कोई डिफॉल्ट आ जाना किसी भी कैलकुलेशंस के अंदर, उसको हम एरर कह रहे होते हैं। जैसे कि हम जब अपने सराउंडिंग में किसी चीज़ों को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मेजरमेंट करने के दौरान हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन के अंदर वहां पर कुछ मिस्टेक्स आ जाने को हम एरर कह रहे होते हैं। जैसा कि मैं इस रूम की लेंथ मेजर करूं, और इस रूम की लेंथ अगर मैंने मेजर करी, फॉर सपोज इस रूम की जो लेंथ है वो मेरे पास आ गई 5 मीटर। इसी के साथ साथ मैंने किसी और से मेजरमेंट करवाई, दूसरे शख्स ने इसकी मेजरमेंट करी और उनकी आई 5.2 मीटर। तो ये जो 0.2 का फर्क आया है, इसी फर्क को या तो उन्होंने गलत किया होगा या मैंने गलत किया होगा। दोनों में से किसी एक की वैल्यू में, एक की कैलकुलेशन में एरर है, और वो एरर क्यों आया, किस वजह से आया, इस एरर को क्या कहते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो एरर बेसिकली हमने पढ़ा कि एरर इज द मिस्टेक्स, ठीक है, डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स और डिफेक्ट्स को कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, mistakes and defects in measurement is called error। ये जो है वो एरर कहलाते हैं। इसके साथ साथ एक्यूरेसी किसे कहते हैं। एक्यूरेसी मतलब होता है to correct that error। उस एरर को करेक्ट करने के प्रोसेस को हम एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दी कि एक हमारा आंसर था 5, एक का आया था 5.2, तो दोनों में से हो सकता है कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो सेकंड पर्सन ने मेजर किया जिसकी आई थी 5.2 मेजरमेंट, तो उनकी कुछ जो मिस्टेक थी, कुछ एरर था, और उस एरर को अगर मैं मिनिमाइज करूं, मैं जाके उसको समझाऊं, या भाई इस तरह में जो है वो ऐसे मेजरमेंट की जाती है, या जो आपने डिवाइस ली है आपने गलत लिया है, या आपका तरीका गलत है, तो मैं उसकी एक्यूरेसी कर रहा हूं, उसको इस एरर को ठीक कर रहा हूं। जब मैं उस एरर को ठीक करूंगा उसको हम कहेंगे दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ दैट एरर। उस एरर को करेक्ट कर देना, करेक्शन ऑफ दैट एरर इज नोन एज द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को भी हम ये लिख लेते हैं कि करेक्शन ऑफ एन एरर इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है, उसको हम एक्यूरेसी कह देते हैं। उसके बाद एरर की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल, अ पर्सनल एरर विच इज बिलोंग्स टू द पर्सन या विच इज बिलोंग टू द साइंटिस्ट जो इस पर वर्क कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो मिस्टेक हो जाए, जो एरर हो जाए, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। तो पर्सनल एरर जो है वो इट अकर्स ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक। पर्सनल मिस्टेक की वजह से कोई एरर आ जाए उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। इसके साथ साथ पर्सनल एरर होता क्यों है,
ठीक है। पर्सनल एरर की रीजन क्या होती है? पर्सनल एरर ऑलवेज अकर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। कोई भी पर्सन, लेट सपोज के मैं जो है वो एक डिवाइस होती है फिजिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर को हम बहुत अच्छी तरीके से जो है यूज करते हैं और लैब वगैरह में उसे एक्सपेरिमेंट करवाए जा रहे होते हैं। उस डिवाइस को क्योंकि फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे या फिजिक्स के कोई नॉलेज रखने वाले पर्सन होंगे वो तो उसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन कोई ऐसे पर्सन आ जाए जो उससे सिर्फ मतलब उसको उसके बारे में नो हाउ हो ही नहीं, तो ऐसे जो है वो शायद उस इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे और उनकी जो मेजरमेंट होगी, पहले तो वो मेजरमेंट कर नहीं सकेंगे, अगर कर भी लेंगे तो उनकी मेजरमेंट में इनएक्सपीरियंस होने की वजह से कोई ना कोई मिस्टेक वो लाजमी कर देंगे। जैसा कि अगर मुझसे बात की जाए कि भाई हम अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो मेरा ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर से हो सकता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर, उसकी लैंग्वेजेस के अंदर जो है मैं कुछ मिस्टेक्स कर जाऊं, तो ये मेरी इनएक्सपीरियंस होने की वजह से है, ये मेरे जो है वो पर्सनल एरर शामिल किया जाएगा। तो ऐसा एरर जो आपकी वजह से उसको पर्सनल एरर कहा जाएगा, और वो होता क्यों है? वो आपकी इनएक्सपीरियंस होने की वजह से होता है। तो ये था रीजन हमारा पर्सनल एरर का। रीजन के बाद हम इसकी सॉल्यूशन भी करते हैं, और सॉल्यूशन को हमने क्या कहा? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या क्या लिखेंगे कि इट कैन बी एक्यूरेट बाय मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, और मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, बाय द मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के जरिए हम एक से ज्यादा दफा करके उसको जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। और एक से ज्यादा दफा काम करने को ही तो हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस। भाई मैं अगर मुझे कोई चीज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कोई चीज करूंगा तो डेफिनेटली मैं अनएक्सपीरियंस होऊंगा, मुझे उसके बारे में कोई चीज मालूम नहीं होगी। लेकिन जब मैं उसी चीज को बार बार अपनी प्रैक्टिस में लेकर आऊंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दूंगा, मल्टीपल टाइम उसको बार बार करूंगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस हासिल कर लूंगा, और फिर अब जो मैं पहले मिस्टेक कर रहा था वो मिस्टेक मुझसे नहीं होंगी। तो इसको हम एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं? बाय द मल्टीपल अटेम्प्ट्स या मल्टीपल नंबर ऑफ जो है एक्सपेरिमेंट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द पर्सनल एरर। इसके साथ साथ एक और एरर भी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर अगेन नाम से फिर समझ में आ रहा है कि सिस्टम, इट बिलोंग्स टू द सिस्टम। सिस्टमैटिक एरर इज अकर ड्यू टू द सिस्टम। It occur due to सिस्टम। सिस्टम की वजह से, क्या सिस्टम कह लीजिए या डिवाइस कह लीजिए, डिवाइसेस के खराब होने की वजह से, डिवाइस की वजह से जो आपके पास एरर आएगा दैट इज बिलोंग टू सिस्टमैटिक एरर। लेट्स सपोज के हम टाइम की बात कर लें। टाइम एक मेजरिंग क्वांटिटी है ना, टाइम मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। हम टाइम मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के तो हम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। लेकिन मैं एक सिंपलिसिटी के लिए आपको समझा दूं कि इस वक्त मैं एक क्लॉक वॉच की जो है वो क्लॉक की बात करता हूँ। इस वॉल क्लॉक के अंदर अगर कुछ टाइम हमारे पास हो रहा है, हमने देखा टाइम कुछ बज रहा है, और ठीक है हमने इसको नोट कर लिया कि हमारे पास लेट सपोज कि जो है वो इस वक्त 3 बज रहे हैं, ठीक है। हमने टाइम नोट कर लिया। टाइम नोट करने के बाद और फिर हम जो है वो कुछ टाइम बाद दोबारा वापस आए, और वापस आने के बाद फिर हमने टाइम को नोट किया तो अभी भी इसमें 3 बज रहे। ये कैसे पॉसिबल है? फिर थोड़ी देर बाद हम वापस रिपीट होकर आए, फिर 3 बज रहे।
तो ये जो मेजरमेंट हो रही है, जो टाइम नोट हो रहा है, बार बार हम कर रहे हैं, क्या ये एक्यूरेट हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिवाइस खराब है। भाई डिवाइस खराब क्यों है? क्योंकि उसमें सेल नहीं है या कोई और फंक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन डिवाइस खराब होने की वजह से हम चीजों को मेजर सही से नहीं कर पा रहे। या बहुत सी आपने देखा होगा ऐसा कि हम लोग जो कोई रिस्ट वॉच वगैरह पहनते हैं तो वो कुछ टाइम बाद स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर चल जरूर रही होती है, सेल उसमें बिल्कुल ठीक होते हैं, चल रही होती है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है उसमें हर कुछ टाइम बाद जो है वो आपकी जो काउंटिंग है वो थोड़ी पीछे हो जाती है, 5 मिनट पीछे हो जाती है घड़ी, 10 मिनट पीछे हो जाती है घड़ी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उस डिवाइस में खराबी है, उसकी जो मशीनरी है वो स्लो हो गई है, वो वीक हो गई है थोड़ी सी, तो एक्यूरेटली उसी स्पीड से मेजर नहीं कर रही। मेजर जरूर कर रही है मगर लेट हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये एरर जो है वो आपकी डिवाइस की वजह से एरर है, और डिवाइसेस की वजह से अगर एरर आ रहा होता है तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसके साथ साथ सिस्टमैटिक एरर को हम कह लेते हैं कि ये ठीक भी हो सकता है, जैसे दूसरे एरर को हमने करेक्ट किया था, तो ये जो है वो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। इट कैन एक्यूरेट बाय द यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड of that device। उस डिवाइस का स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के बाद या स्टैंडर्ड पीस लेने के बाद हम जो है वो उसकी एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास हमने क्लॉक की बात करी, तो क्लॉक हमारी खराब हो गई थी ड्यू टू इट्स मैकेनिज्म, इसकी मशीन की वजह से खराब हो गई थी। हम अगर उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं, हम ये वाली वॉच यूज नहीं करें, हम दूसरी वॉच यूज करें, हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, अब टाइम अगर मेजर करें तो बिल्कुल ठीक मेजर होगा। इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी कि इस रूम की हम मेजरमेंट करें, फोर्स सपोज 5 मीटर आ रही थी, एक्चुअल जो मेजरमेंट थी, किसी और ने उसकी मेजरमेंट करी थी 5.2 आ रही थी। वो जो 2 पॉइंट का एरर आ रहा था, हो सकता है आपने देखा होगा, हम अक्सर घरों वगैरह में जो है वो मेजरिंग टेप यूज करते हैं, इंची टेप जिसे हम कहते हैं, वो यूज करते हैं, और आगे से उस इंची टेप में या स्केल की थोड़ी सी कॉर्नर टूट जाता है स्टार्टिंग का। वो जो कॉर्नर टूट गया 1 इंच का, 2 इंच का, अब वो 1 इंच या 2 इंच जो है वो अब आपकी वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क लेकर आएंगे। वो वैल्यू में जब फर्क आएगा तो वो इतना ज्यादा फर्क होगा कि जितना आगे से डिवाइस टूट चुकी होगी या मतलब उसके नंबर्स खत्म हो चुके होंगे, उतना ही एरर आएगा। अब हो सकता है सेकंड पर्सन ने जो मेजर किया उसके आगे से, उसके जो इंची टेप है उसके आगे से 2 पॉइंट्स का जो है वो 0.2 का जो है वो टूट चुका हो स्केल, तो उसने जब मेजर किया 2 से स्टार्ट किया और मैंने स्टार्ट किया था 0 से, उन्होंने 0.2 से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली फिर फर्क आएगा क्योंकि डिवाइस में खराबी आ चुकी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड पर्सन है उन्हें अपना मेजरिंग स्केल को नया लेना पड़ेगा, तब जाके वो एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सिस्टम होता है, और वो उस डिवाइस का स्टैंडर्ड लेने के बाद या उस डिवाइस को न्यू डिवाइस लेने के बाद ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये दो जो है वो एरर्स की टाइप हो गई। इसके बाद थर्ड भी टाइप होती है एरर की, जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर किसे कहते हैं? रैंडम एरर बेसिकली इट इज अकर ड्यू टू द सराउंडिंग कंडीशंस। हमारे सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से जो एरर आ जाता है ड्यू टू सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो एरर आ जाए उसको हम रैंडम एरर कह रहे होते हैं। इसकी भी एग्जांपल मैं दूं आपको। देखिए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम कभी भी इसकी सिटी स्कैन मशीन यूज करते हैं, एमआरआई मशीन यूज करते हैं, हम एमआरआई स्कैनिंग वगैरह करवाने अगर जाते हैं तो वहां पर हम क्या चीज मेजर करते हैं कि वो जो रूम है जहां पर एक्सरे हो रहा है, सिटी स्कैन मशीन यूज हो रही है, एमआरआई यूज हो रही है, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो यूज अगर हो रही होती हैं, तो उस रूम को बड़ा सेपरेटली रूम बनाया जाता है। ठीक है, और उस रूम में एयर कंडीशन लगाया जाता है। एयर कंडीशन क्यों लगाया जाता है? एयर कंडीशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो उस डिवाइस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे।
क्यों एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर हो गया टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर उस रूम का गर्म होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके रिजल्ट्स पर इफेक्ट करेगा, और रिजल्ट उतनी क्लियर रिजल्ट या इतने अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं होंगे। या ये कह लीजिए कि ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, और जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे तो उनके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलते। इसीलिए हम वहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम अपने टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग के हिसाब, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, सराउंडिंग है हमारी, वो तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड के सराउंडिंग के टेम्परेचर या सराउंडिंग भी हमारे रिजल्ट्स पर इफेक्ट करती है। ओके, जिस पर हमने बड़े डिटेल में भी ये बात डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि लो टेम्परेचर फिजिक्स भी होती है, हाई टेम्परेचर फिजिक्स भी होती है। तो लो टेम्परेचर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट आप जो है वो हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, और हाई टेम्परेचर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट आप लो टेम्परेचर पर नहीं कर सकते। रिजल्ट बिल्कुल भी आपको सही नहीं मिलेंगे, दोनों बिल्कुल खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सराउंडिंग, अच्छा जरूर सिर्फ ये भी नहीं समझा जाए कि सराउंडिंग का इफेक्ट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर का होगा, नहीं, बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, एयर प्रेशर का, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि एक जस्ट थोड़ा सा डेली लाइफ से समझा दूं कि आपको, हम अक्सर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो जिस दिन क्रिकेट खेलते वक्त बिल्कुल हवा नॉर्मल सी हो, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा जो है वो हवा तेज ना चले, तो हम इजीली क्रिकेट खेलते हैं और बड़े सुकून से खेलते हैं। लेकिन जिस दिन बहुत एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, और हवा अगर हमारे शॉट के अगेंस्ट चल रही हो, तो प्रॉपर्ली हम जो है वो, जो हमारी कैलकुलेशन होती है, जो हमारी जजिंग हम करते हैं कैचेस वगैरह की, वो भी हम सही से प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, क्योंकि हवा का जो एयर का जो फैक्टर होता है वो हमारे उस प्ले पर, उस खेल पर, उस कैचिंग पर, उस, क्योंकि देखो वो मेजरमेंट कर रहे हो ना, आपके पास बॉल आ रहा है, आप उसको कैच कर रहे हो, आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप माइंड में मेजरमेंट करोगे बॉल मेरे पास कितनी स्पीड से आएगा, किस एंगल पर आएगा, मुझे आगे जाके पकड़ना चाहिए या मुझे पीछे होकर पकड़ना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन ही कर रहे हो ना। या शॉट मुझे कितनी तेज मारना है कि मैं बाउंड्री को क्रॉस कर सकूं, ये मेजरमेंट आप कर रहे हो जो डेली लाइफ के अंदर है, तो वो भी आपके उस मेजरिंग पर इफेक्ट करती है। हो सकता है आपने देखा होगा इजीली मैं शॉट मारूं और बाउंड्री हो जाए, लेकिन क्या हुआ, एयर प्रेशर आपके अगेंस्ट है, तो आपने बहुत तेज भी शॉट मारा तब भी बाउंड्री नहीं हो सकता है बाउंड्री पे कैच हो जाए। ये सारी कैलकुलेशंस हमारी इफेक्ट होती हैं, किसकी वजह से, हमारी सराउंडिंग कंडीशंस की वजह से। तो याद रखना बेटा कि रैंडम कंडीशन ड्यू टू सराउंडिंग से ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, तो लिख लीजिए ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, इनको करेक्ट भी किया जा सकता है, इट कैन एक्यूरेट, कैन बी एक्यूरेट बाय, देखो इसको दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से इसके रीजन है। कैसे, अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ गया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तो हमारा सिंपल है कि इट कैन बी एक्यूरेट बाय कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से बाहर बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हमें इस रूम का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, या अगर ये हमारी लैब है, इस रूम के अंदर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, तो उस मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एयर कंडीशन ऑन करूंगा और इस टेम्परेचर को या अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर लूंगा। तो ये तो मेरे हाथ में कंट्रोल करने का तरीका हो गया। लेकिन कुछ एलिमेंट, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो कंट्रोल नहीं की जा सकती, जैसे कि एयर प्रेशर है। भाई हम बाहर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो एयर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्रिकेट की एग्जांपल दी, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो है वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर एयर प्रेशर है, वो हमारे रिजल्ट्स पर इफेक्ट करेगा। अब ये रिजल्ट्स पर इफेक्ट कर रहा है, अब मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता, और ना ही उस एक्सपेरिमेंट को जो मुझे आउटसाइड करना है, ना मैं उसको उठाकर रूम में लाके कर सकता ताकि एयर जो है वो कंट्रोल हो जाए, सराउंडिंग में वॉल्स आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर उसी एक्सपेरिमेंट को एक दफा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा और मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस गेन करनी पड़ेंगी। उस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन गेन करने की वजह से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी करीब करीब एक्यूरेसी के मिलेगा, ठीक है। जैसे कि
इसको कहते हैं कि इट कैन बी एक्यूरेट बाय कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट कंडीशन और बाय टेकिंग मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या होगा, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसको 3 दफा 5 दफा 10 दफा बार बार रिपीट किया और हर दफा हमने मेजरमेंट्स ले ली। अब मेजरमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, उन मेजरमेंट्स को हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोगों को मैथ में आपने पढ़ा होगा कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि 5 सब्जेक्ट्स हैं 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 से 6 से इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक एवरेज वैल्यू, एक मीन वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा लेंगे और जो भी इनके रिजल्ट्स आएंगे उनका एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जो मीन वैल्यू हमें मिलेगी वो नियर टू एक्यूरेट वैल्यू की होगी। हाँ, 100% एक्यूरेट एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो नियर टू हमारी जो है वो एक्यूरेसी के बराबर होगी। ओके, सो ये बात भी याद रखिएगा कि एरर जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो हम तीनों एरर्स को जो है अपने सामने रखते हुए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और ये किस वजह से होती हैं ये भी हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक, तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकाला जा सकता है और परसेंटेज एरर होता क्या है। परसेंटेज एरर, देखिए एरर्स को अपने हम जो बेसिक या अपनी छोटी लाइफ से जो पढ़ते हुए आए, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं कि हम किसी चीज़ की बात करें, सो लेंथ की मैं बात करता हूँ किसी चीज़ की। मैंने कहा भाई इस रूम की जो लेंथ है, शुरू से मैं बात करता आ रहा हूँ भाई 5 मीटर लेंथ है ना। हमें बचपन से ऐसी वैल्यू की होती है भाई लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर और आंसर आ जाता है हमें इस तरह से वैल्यू बताई जाती है। मैं यहाँ शो करता हूँ कि L इज इक्वल टू 5 मीटर, हमें ऐसी वैल्यू बताई जाती है और हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, इस तरह हमें वैल्यू दी जाती है। लेकिन एरर्स की फॉर्म में हमें इस तरह से वैल्यू दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा एक नया तरीका आ गया लिखना, ये ऐसी गिवन वैल्यू हमने पहली दफा देखी है, ऐसा हमें फर्स्ट टाइम देखा गया। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, लेंथ इस रूम की ये जो भी आपको दी जा रही है कितनी है 5, उसका यूनिट क्या है 5 मीटर, मतलब 5 मीटर का ये रूम है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। क्या है ये एक्चुअल वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद प्लस या माइनस जो साइन लगा हुआ और ये वैल्यू लगी हुई है, इट इज द पॉसिबल एरर। ये क्या है हमारा पॉसिबल एरर है। ठीक है, और दैट पॉसिबल एरर कुड बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसको पॉजिटिव एरर भी कहते हैं और नेगेटिव एरर भी कहते हैं। क्या मतलब, इसमें क्या समझाया जा रहा है, देखिए अभी मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी थी और मैंने क्या कहा था कि उसमें 0.2 का फर्क आ रहा है, 0.2 की गलती आ रही है ना, कि एक ने 5 मेजर की थी, एक ने 5.2 मेजरमेंट की थी, तो गलती कितनी आ रही है 0.2 की। उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लिखने का तरीका क्या है कि हमारे रूम की लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, और उसमें जो एरर आ रहा है कम या ज्यादा वैल्यू आ रही है वो 0.2 का फर्क आ रहा है, इसलिए लिखा पॉसिबल एरर हमारा इस रूम का 0.2 एरर है। तो ये लिखने का, ये वैल्यूज को देने का तरीका होता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि भाई ये आपने मेजरमेंट करी, अब इसमें एरर की परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए कि एरर कितने परसेंट शामिल है इस वैल्यू के अंदर, इस लेंथ के अंदर। तो कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं एरर परसेंट। एरर परसेंट इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, पॉसिबल एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करूं, समझा दूं कैसे। जिस तरह हम अपने पेपर्स वगैरह के अपने रिजल्ट्स की जो है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये उसी तरीके से हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां करते हैं कि जितने हमने ऑब्टेन मार्क्स किए होते हैं, जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा टोटल से कम ही होंगे ना, तो
टोटल वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। जैसे फोर्स ऑफ मैथ की हम बात करें, मैथ में हमें 100% मिला, 100 में से हमारे आए 80%, 80 मार्क्स आए, तो परसेंटेज कितनी बनी, तो 100 टोटल नंबर है हमारे, तो टोटल वैल्यू हमारी आ गई। और टोटल में से ऑब्टेन कितने किए थे वो हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। यहाँ पे कहा है कि टोटल वैल्यू आपकी 5 है और पॉसिबल चांसेस कितने हो गए, ये आपको पॉसिबल है, ये ऑब्टेन मार्क्स समझ लीजिए, ये डिवाइड, ये टोटल मार्क्स समझ लीजिए, ठीक है। ये ऑब्टेन एरर हो गया, ये एक्चुअल एरर हो गया। और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 100 से। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, पॉसिबल एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, एक्चुअल वैल्यू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको वैल्यू को पुट करें और फाइंड कर लें। पॉसिबल एरर कितना है, 0.2 का, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी 5, याद है आपके पास, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें 100 से, 100 में कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं, तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। जब पॉइंट आगे जाएगा 2 डिजिट के, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपको 1 2, ये हो जाएंगे 20। पॉइंट 2 से पहले था ना, यहाँ पर था 1 2, ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई करो तो 2 डिजिट्स आगे हो जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, और मैं 5 कैंसिल करूं, 5 बंदा 5, 5 बंदा 5 और 5 4 द 20, तो आंसर वुड बी 4%। यहाँ पर जो एरर आया है, जो 0.2 है, ये 5 में से 4% निकला। मतलब कि हमारी कैलकुलेशन में जो गलती आ रही थी, दैट इज 4% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, कोई भी वैल्यू दी जाए, वैल्यू आपको पहले लिखी भी दी जाएगी, बाद में आपको एरर दिया जाएगा, अब उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और मैं समझा दूं आपको, एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर आपको जो है वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि एरर कैन नॉट बी मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट। एरर जो है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, माइनस नहीं होते, दे ऑलवेज एड अप, ठीक है। वो क्या होता है, हमेशा ऐड होते हैं, प्लस होते हैं। कैसे, मैं किसी एग्जांपल दे देता हूं और उससे आपको जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगी, तरीका आ जाएगा। सपोज कर लीजिए हमें एक वैल्यू दी गई और उस वैल्यू हमें दिया गया है कि फोर्स का फार्मूला निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा केयरफुली, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द फोर्स, ठीक है, फोर्स का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। इफ the percent error in the mass is 2 and the percentage error in the acceleration is 3, oh sorry 4 कर लें, ठीक है, ये 3 कर लें, जो भी एक बार। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। हमसे कहा गया कि फोर्स का परसेंटेज एरर, फोर्स में परसेंट एरर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास के अंदर जो परसेंट एरर है वो आपको दिया गया है 2% का, और आपको साथ साथ जो है वो एरर इन एक्सेलरेशन दे दिया गया, दैट इज 4%, ठीक है। सो फोर्स में जो आपका एरर है वो कैसे निकालोगे, आपको देखिए इस पे कंफ्यूज नहीं होगा अभी इस वक्त, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं। हम जैसे जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे आपको उसके फार्मूलास मालूम होते जाएंगे, तो फार्मूले में भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और वो फार्मूला कैसे याद होगा, जब हम वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपको फार्मूला याद होते जाएंगे। तो यहाँ भी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बता रहा हूँ। और फोर्स का फार्मूला होता है, हम आगे न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अच्छा, अब इनके एरर्स को पुट कर दीजिए, आपको टोटल एरर इन फोर्स मालूम हो जाएगा। भाई फोर्स के अंदर हम एरर मालूम कर रहे हैं, मास का जो एरर है वो कितना गिवन है आपको 2, एक्सेलरेशन में एरर कितना गिवन है 4, आंसर क्या होना चाहिए,
आप लोगों में से मोस्टली क्या देखेंगे कि सर इसमें मैं एरर लगा देता हूं, चले 2% इन मास और 4% इन एक्सेलरेशन। तो आप इसे देखेंगे सर ये आपस में क्योंकि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहा है MA, तो हम भी एक काम करते हैं 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने आपको बता दिया कि एरर्स कैन नेवर बी मल्टीप्लाई, नेवर बी डिवाइड और नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ना ये मल्टीप्लाई होते, ना ये डिवाइड होंगे, ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हमेशा ऐड होंगे, हमेशा। तो हम क्या कहेंगे कि मास का एरर था 2%, एक्सेलरेशन में एरर था 4%, तो टोटल जो एरर हुआ 4 + 2 दैट इज 6% एरर इन फोर्स। तो फोर्स में जो एरर मिला वो 6% का होगा। अंडरस्टूड? सो होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। परसेंट एरर को बार बार देखिएगा किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू जो वैल्यू होती है हमारी, उसमें पॉसिबल एरर जो है वो हमारे पास 2 का है एंड दैट कुड बी पॉजिटिव और दैट कुड बी इन नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का तरीका था। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और साथ साथ हमने लेक्चर चैप्टर नंबर 1 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जब तक के लिए जो है वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।